जय हिंद साथियों, जो हमारी फिजिक्स न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है तो उसमें आज की क्लास में हम प्रकाश यानी लाइट से संबंधित जानकारी लेंगे और फिर अगली क्लासों में जो है उससे संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले लाइट की बात करें। लाइट यानी कि प्रकाश। भाई सीधी बात है, ये क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा का ही क्या है, रूप है, जो क्या करता है, वस्तुओं को देखने में मदद करता है। सिंपल चीज़ है। देखो लाइट है, लाइट के कारण देखो यहाँ पे लाइट है इस कमरे में, तभी तुमको क्या है, वीडियो में क्या दिख रही है, लाइट दिख रही है। लाइट नहीं होती तो नहीं दिखती, तो वस्तु दिख रही नहीं दिख रही। फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो खुद से क्या होती हैं, प्रकाशमान होती हैं। फिर वहीं अगर कुछ वस्तुओं की बात करें, वो क्या करती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। लाइट को क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं। जैसे कि सिंपल सी चीज़ है, ये बोर्ड है, इस पर लाइट पड़ रहा है और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, प्रकाश को क्या कर देती हैं, मतलब एक प्रकार से प्रकाश किरण को क्या कर देगी, जाने देंगी, यानी क्या होंगी, पारदर्शी होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी। जैसे कि गिलास देखा है सबने, गिलास में क्या होता है, वो कांच का गिलास की बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट है वो। सिंपल चीज़ है। तो बस इसमें इतना, देखो ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, ऊपर ऊपर बताऊंगा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से पूरा जरूरी मिलेगा, क्योंकि हमारा मेन जो फोकस है वो क्या है, न्यूमेरिकल। लेकिन मैं थ्योरी इसमें इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो इसलिए इस क्लास को जो है ध्यान से समझ लेना। अब देखो क्या है, प्रकाश का एक तरंग सिद्धांत है। तरंग सिद्धांत के हिसाब से क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और वहीं एक कणिका सिद्धांत होता है, जिसके हिसाब से क्या है, प्रकाश का अगर एकदम मूल रूप है ना, किसी चीज़ की मूल चीज़ की बात करूँ ना, एकदम बेसिक चीज़, वो क्या है, फोटान है। तो बस हल्का हल्का ध्यान रखना है आपको। तो आज की क्लास में देखो हम समझते हैं मेनली परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन को। देखो रिफ्लेक्शन से संबंधित होता है क्या, दर्पण। रिफ्लेक्शन से संबंधित होता है टोटल क्या, दर्पण। वहीं अगर मैं बात करूं अपवर्तन, अपवर्तन से संबंधित होता है क्या, लेंस। तो अभी हम जो है मेनली रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ भी नहीं भाई, एक सतह है, उस पर जब कोई प्रकाश किरण आएगी, है ना, प्रकाश किरण आएगी और उस सरफेस से टकरा कर क्या होगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। डेफिनेशन याद नहीं रखना, ये तो सिंपल चीज़ है भाई। कोई रे आई, भाई कोई रे आई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसको क्या बोल देते हैं, परावर्तन बोल देते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जो रे आने वाली है यानी जो रे आ रही है उसको आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो जा रही है वापस उसको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण बोलते हैं। बीच में हम क्या है, काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं जिसको अभिलंब यानी नॉर्मल बोलते हैं। ठीक, आने वाला कोण आई बोल दिया, यानी कि जिस ये अभिलंब के साथ क्या कोण बना रहा, तो आई बना रहा क्योंकि इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे कोण आर बन रहा है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो परावर्तन का जो नियम है, ठीक, उसके अंदर दो चीज़ें बोली गई हैं। क्या बोली गई हैं, दो चीज़ें, कि पहला नियम ये कि जो आपतित किरण है ना, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि देखो भाई जितना एंगल से ये आएगी ना, उतने ही एंगल से क्या होगी, ये वापस चली जाएगी उसी माध्यम में। तो इसीलिए हमेशा और हमेशा कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर। सीधी बात। देखो मान लो कोई रे आई जो कि अभिलंब यानी नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का। तो ये जब लौट के जाएगी ना, तब भी क्या है, 30 डिग्री का ही क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। बस इतनी सी बात कही है उसमें, और कुछ भी नहीं। फिर अगला है, अगला देखो यहीं से समझ में आएगा। आप एक बात बताओ, दूसरा जो नियम है ना परावर्तन, वो क्या कह रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ पे, एक ही तल में है ना। ये क्या एक तल है, इसी में है। ये क्या है, जब हम 10वीं 12वीं का एग्जाम देते थे ना, तो उसमें पूछता था कि दूसरा नियम क्या, तो फिर हम उसको बताएंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। बाकी आपको इतना कोई जानना नहीं, बस आपको हल्का हल्का ध्यान रखना। फिर बात करते हैं विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की। तो देखो इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ यहाँ समझना। जैसे मान लो मैंने ले ली कि कोई रे है ना, ये ऐसी सीधी जा रही थी, सीधी जा रही थी। अब हमने यहाँ पे रख दिया कोई माध्यम, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, कोई माध्यम। ये मान लो कोई माध्यम हो गया, गिलास रख दिया, ठीक है। तो होगा क्या कि रे आई और इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, इसका हो जाएगा परावर्तन, क्योंकि अब बीच में माध्यम आ गया। नॉर्मली ये रे ऐसी चली जाती सीधी की सीधी। अब यहाँ पे हमने इसका ये अभिलंब मान लिया, ये वाला आई हो गया, ये वाला आर हो गया। अब होता ही है ना कि पहले तो सीधी चली गई थी भाई, नॉर्मली सीधी जाती, लेकिन बीच में एक माध्यम आने के कारण क्या हो गई, ये परावर्तित हो गई। परावर्तित हो गई का मतलब ये है कि पहले सीधी जा रही थी, लेकिन अब क्या हो गई, विचलित हो गई। और कितनी विचलित हुई, इतनी विचलित हुई। इसी को क्या बोल दिया,
इसी को बोल दिया क्या, विचलन कोण यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन। भाई ये कितनी विचलित हुई वो एंगल है बस, और कुछ भी नहीं है। सीधी जाती लेकिन बीच में माध्यम आ गया और परावर्तित हो गई, और परावर्तित होने के लिए कितने कितने डिग्री से यह विचलित हुई अपने मार्ग से, वही क्या है, थीटा है। अब यहाँ से समझो, अगर मैं बात करूँ ये पूरी ऐसी लाइन की बात करूँ तो उसमें क्या है, कोण आई प्लस कोण आर प्लस ये विचलन वाला कोण, तीनों को जोड़ दो 180 डिग्री बनेगा, बनेगा, सीधी बात है भाई। ये क्या है, सीधी रेखा ही तो है, और सीधी रेखा मतलब 180 डिग्री। अब एक चीज़ नोटिस करना कि कोण आई और कोण आर तो बराबर ही होते हैं ना, तो हम कोई भी एक कोण को ले सकते हैं। तो मैंने जैसे मान लिया कि कोण आर की जगह कोण आई ले लूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण आई जुड़ के, प्लस में विचलन कोण बराबर में 180 डिग्री। अगर मुझे विचलन कोण का मान निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 180 डिग्री में से यदि मैं 2 कोण आई अगर घटा दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, विचलन कोण मिल जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। विचलन कोण क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इसको। कभी कभी सीधा सीधा पूछे कि कोण आई का मान इतना है तो विचलन कोण का मान कितना होगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं, और इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब आगे समझते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब यानी इमेज। सिंपल सी बात, नो बकवास। अगर हमको किसी चीज़ को देखना है तो प्रकाश हमारी आंख पे पड़ना चाहिए या वस्तु पे पड़ना चाहिए। भाई आंख पे मारोगे तो केवल लाइट ही लाइट दिखेगा और कुछ थोड़ी दिखेगा। प्रकाश जो है वस्तु पे पड़ना चाहिए, वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा और उससे टकरा के अगर हमारी आंखों में आएगा तब जाके क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, यानी उसकी छाया बनेगी, प्रति बनेगी, और हमको वो वस्तु दिखाई देगी। तो वही बात, जहाँ 2 या 2 से अधिक परावर्तित किरण मिले, भाई परावर्तित किरणें मिलेंगी तभी हमको वस्तु दिखेगी, बस। फिर बात करते हैं प्रतिबिंब 2 प्रकार के, एक होते हैं वास्तविक और एक होता है आभासी, यानी एक्चुअल प्रतिबिंब, और एक होता है कौन सा, वर्चुअल। वर्चुअल जो होता है सीधा बनता है, प्लस इसको पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, याद रखने की हैं, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा कि आभासी क्या है, वास्तविक क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कैसा होता है, उल्टा। जैसे कि हमारी आँखों की अगर बात करें तो हमारी आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। और उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा। भाई कोई भी चीज़ है हम जब देखते हैं तो वो क्या होती है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये सीधा है, लेकिन हमारी आंख में जब जाएगा ना तो इसकी इमेज ऐसी उल्टी जाएगी, फिर ब्रेन उसको सीधा कर देगा। कौन करेगा, ब्रेन सीधा। तो हमारी जो आंख है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है पूछे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। फिर बात कर लेते हैं समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की। देखो भैया, घर में हम सुबह उठ के या जब भी या दिन में 50 बार जो हमारा, जिसमें हमारा थोबड़ा चेहरा देखते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण है, घरों में जो दर्पण है वही समतल दर्पण है, सिंपल चीज़। अब देखो क्या होता है, इससे बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें पूछी जाती हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता दूंगा और आप सीधे ही उसको ध्यान रखना। जैसे कि मान लो ये समतल दर्पण है, तो इसमें मान लो ये एक चित्र बना हुआ, मान लो मैं ही खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं खड़ा हूँ तो ये मेरी इमेज यहाँ पे दिख रही है। अब ऐसा है, देखो चित्र थोड़ा छोटा बड़ा है, लेकिन आप गौर करना, जितना बड़ा ये चित्र होगा ना उतना ही बड़ा क्या होगा, यहाँ पे बनेगा। यानी कि सीधी सी बात है ना, जितनी बड़ी वस्तु की आकृति होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसमें बड़ा या छोटा नहीं बनता है, सेम आकार का बनेगा। फिर यहाँ पे और समझो कि भाई मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी मान लो 4 मीटर है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगी, 4 मीटर ही होगी, यानी 4 मीटर पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ आ रहा है चीज़ क्या बोल रहा हूँ भाई। 4 मीटर की दूरी पे अगर वस्तु है तो 4 मीटर की दूरी पर ही, मतलब ये जो दर्पण है उससे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा 4 मीटर दूरी पे। लेकिन क्वेश्चन क्या करता है, घुमा देता है। वो पूछता है कि एक व्यक्ति दर्पण से 4 मीटर दूरी पे खड़ा है, तो ये बताओ कि उसके प्रतिबिंब, उसकी जो प्रतिबिंब है वो उसके उस व्यक्ति से कितनी दूरी पे है। देखो अगर वो दर्पण से दूरी पूछे तो 4 मीटर है, लेकिन अगर वो पूछे कि उस व्यक्ति से उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पे, तो 8 मीटर हो गया ना। ये क्या हो गया, 8 मीटर हो गया। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। फिर देखो इस चित्र में देखो, ये वाला हाथ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसमें देख रहा हो तो ये वाला ऐसा दिख रहा है भाग, जबकि बनना ऐसा कैसा चाहिए था, नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, पहली चीज़ तो ये देखो, पहली चीज़ ये देखो कि इसका सर ऊपर है पैर नीचे है, तो इसमें भी सर ऊपर है पैर नीचे है। यानी कि प्रतिबिंब कैसा है, एक तो आभासी है, दूसरा क्या है, सीधा है।
भाई आभासी सीधा ही होता है हमेशा, लेकिन यहाँ पे सीधा दिख रहा है, लेकिन लेटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। लेटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। लेटरली यानी पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा का मतलब ये वाला हाथ देखो ना, ये वाला हाथ क्या है यहाँ पे, लेकिन इसमें यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, पलट गया ना, ऐसा लेटरली इन्वर्टेड है। ये चीज़ भी पूछता है, तो इसको भी ध्यान रखना। फिर एक चीज़ और, अब मान के चलो आप है ना इसकी तरफ दौड़ लगा रहे हो, जो मिरर है ना उसकी तरफ दौड़ लगा रहे हो, तो आपको ऐसा मतलब महसूस होगा या एहसास होगा कि जो प्रतिबिंब है ना वो दुगनी स्पीड से आ रहा है। मतलब अगर हम दर्पण की तरफ दौड़ लगाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब जो है ना हमारा वो और तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो जब दो ट्रेन आपस में क्रॉस होती ना तो हमको हमेशा लगता है कि जो दूसरी ट्रेन है वो बहुत स्पीड में चल रही। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड भी उसमें क्या हो जाती, ऐड हो जाती। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होता है, प्रतिबिंब की स्पीड भी क्या होती है, जुड़ जाती। हमारी स्पीड प्रतिबिंब की स्पीड के साथ जुड़ेगी तो क्या लगेगा, दोगुना लगेगा, कि वो दुगनी तेज़ी से हमारी तरफ आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें थी, अब यहाँ पे समझो, ये वही चीज़ें मैंने लिखी यहाँ पे। हाँ एक चीज़ और, कोई भी व्यक्ति को मान लो तुम्हारी हाइट मान लो 5 फीट है 5 फीट, और तुमको जो है तुम्हारा पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो तुमको मिनिमम कितनी लंबाई का दर्पण लेना है, ये क्वेश्चन भी पूछता है। अगर कोई व्यक्ति की 5 फीट हाइट है ना तो उसको जो है 2.5 फीट का क्या लगेगा, दर्पण लगेगा। ये चीज़ को ध्यान रखना। ये नहीं कि जो व्यक्ति है उसकी लंबाई का आधा दर्पण होना चाहिए, तब जाके क्या होगी, उसकी पूरी इमेज बनेगी। तो वही ये पॉइंट लिखें, कोई व्यक्ति को अगर पूरा प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण व्यक्ति की लंबाई का कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। उसके बाद में ये मैंने बता दिया प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण की बात हो रही है, लेटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व परावर्तित, बस इतना ध्यान रखो। उसके बाद में यहाँ पे वही बात है कि अगर मान के चलो कोई प्रतिबिंब मतलब कोई मिरर है, उससे कोई चीज़ 4 मीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी 4 मीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन किससे, दर्पण से। अगर वो व्यक्ति से पूछे तो वो 8 मीटर हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर बात करें कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ रहा है तो उसको आभास क्या होगा कि जो मतलब जो प्रतिबिंब आ रहा है वो कितने से आ रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। सिंपल चीज़, ये पूछी जाती है एग्जाम में। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि दर्पण को यदि थीटा डिग्री से घुमाए तो परावर्तित किरण है ना वो 2 थीटा डिग्री से घूमती है। ये भी बिल्कुल ध्यान रखना अपनी खोपड़ी में, ये थीटा तो 2 थीटा। अगर दर्पण को कोई घुमा रहा है थीटा डिग्री से तो परावर्तित किरण क्या होगी, 2 थीटा डिग्री से घूमेगी। सिंपल में याद रखना। ये मैंने बता ही दिया। प्रतिबिंब कैसा बनता है समतल दर्पण में, आभासी सीधा, वस्तु के बराबर। फिर एक चीज सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण, अगर मान के चलो दो दर्पणों के बीच में, दो दर्पणों को जो है आपस में आमने सामने रख दिया है ना, आमने सामने रख दिया, और यानी कुल मिलाकर उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं है, ठीक। और उसके बाद बीच में कोई वस्तु रख दी तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, सिंपल चीज़, अनंत बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो दो दर्पण के बीच में किसी चीज़ को रखोगे तो इसका प्रतिबिंब इसमें, इसका इसमें, ऐसे करके बनते ही जाएंगे यानी अनंत बनेंगे। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्वेश्चन पूछता है दो तरह से। जैसे मान लो वो बोल दिया कि दो दर्पणों के बीच में मान लो 60 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। मतलब दो दर्पण जो है 60 डिग्री के एंगल पे रखे हुए हैं, तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हमको ये करना होता है 360 डिग्री में 60 डिग्री का भाग कर दो। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा। तो कभी भी अगर सम आंसर आ रहा है ना, सम इवन आ रहा है, तो इसमें से एक घटा के क्या कर दो, आंसर कर दो। यानी कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। समझ आया? वहीं अगर मैं मान के चलो मैंने ले लिया 360/40 डिग्री ले लिया, तो यहाँ पे कितना आया, 9 आया। भाई 4 नाम 36, तो 9 आया, तो ये क्या आया, ऑड नंबर है। 9 आया तो ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब समझते हैं कि यहाँ पे अनंत प्रतिबिंब क्यों बन रहे हैं। क्योंकि देखो 360 डिग्री तो है ही है, प्लस में दोनों दर्पणों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है ना भाई। एंगल नहीं का मतलब 0 डिग्री। किसी भी संख्या के बटे में 0 आता तो उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। समझ आ रहा है? देखो 0 के बटे में अगर 1 आएगा तो उसको 0 ही बोलोगे, लेकिन किसी संख्या के बटे में 0 आ जाता तो उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। इतना तो पता होगा, सिंपल सी चीज़ है। तो समझ आ गया होगा। हमें अगर कभी भी कोई एंगल पे दर्पण दे दे कि दो दर्पणों के बीच में इतना एंगल बन रहा है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट, आप तो जितना डिग्री दिया है उसका 360 में भाग दे दो, 360 में उसका भाग दे दो। अगर आंसर आपका इवन आ रहा है तो उसमें से एक घटा के दे दो, और अगर ऑड आ रहा है तो वही क्या होगा, आंसर होगा। और इसका ले लो स्क्रीनशॉट।
फिर आगे समझ लेते हैं गोली दर्पण के बारे में। तो देखो गोली दर्पण कुछ भी नहीं भैया, सबसे पहली चीज़ तो उसके अंदर दो चीज़ आती है, एक अवतल दर्पण आता है जिसको कि कॉनकेव बोलते हैं, और एक आता है उत्तल जिसको कि कॉन्वेक्स बोलते हैं। हिंदी मीडियम वालों का पहला कन्फ्यूजन यही है कि कॉनकेव का मतलब क्या होता है और कॉन्वेक्स का मतलब क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले तो एक ही नाम पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के साथ कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो एग्जाम में कभी भी लिख के दे देता है कि कॉनकेव लेंस जो है वो उसमें ऐसा ऐसा है तो कैसा होगा। अब तुम यही कन्फ्यूज है कि कॉनकेव उत्तल होता है या अवतल होता है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ से अवतल जो है बड़ा है इसलिए कॉनकेव आएगा, वहीं उत्तल शब्द छोटा है तो उसके लिए क्या आएगा, कॉन्वेक्स आएगा। ये चीज़ याद रखो। और गोली दर्पण क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लो मैंने एक क्या बना लिया, गोला बना लिया, ये क्या बना लिया, गोला बना लिया। अब गोला बना लिया और इसमें क्या है, केवल पॉलिश का अंतर है। ये जो गोला है इसमें पॉलिश करने का तरीके पे अंतर है। जैसे कि मान लो मैंने पॉलिश जो है इस पीछे वाली सरफेस पे किया और इसका इतना ही भाग यूज़ में लिया, ऐसा, ठीक है। तो ये जो दर्पण बन गया ये कौन सा बन गया, ये दर्पण बन गया कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। ये कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। यानी कि जिसकी परावर्तक सतह जो होगी ना वो कौन सी होगी, ये धसी हुई दबी वाली अंदर वाली सतह, ये वाली सतह कौन सी होगी, परावर्तक होगी। फिर वहीं अगर मैं उत्तल की बात करूँ ना तो यही गोले का ये अंदर वाली जो सतह है ना इस पे पॉलिश, इसकी बाहर वाली सतह पॉलिश था, इसकी अंदर वाली सतह पॉलिश था। यानी कि इसकी परावर्तक सतह कौन सी थी, ये उभरी वाली, ये वाली। तो ये वाला जो है वो कौन सा हो गया, उत्तल हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ और समझ लो, पहले तो ये समझ गया उत्तल और अवतल में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं भाई, यही अंतर है। गोला है, कर्व बन रहा है, ठीक, और जिसकी जो है इसमें अगर यदि मान लो बाहर वाली सतह कर दिया तो अवतल और यहीं अंदर वाले कर दिया तो उत्तल। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज़ और समझ लो जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। मैं किसी एक दर्पण में बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये दर्पण ले लिया ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो हमारा गोला बन रहा था ना, अभी जो हम गोला बना रहे थे, इसको अगर मैं पूरा गोला बनाऊं तो क्या होता है, इसका एक सेंटर पॉइंट आता है जिसको C से डिनोट करते हैं ना, इसको हिंदी में वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसी का जो आधा होता है वही क्या होती है, फोकस दूरी। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे ये होता है पोल, और यहाँ पे पॉलिश हो गया उसका। समझ आया इतना। फोकस दूरी देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा कौन हो गया, फोकस दूरी, सिंपल में। और ये वाली ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी कि हम इसको ऐसा डिनोट करेंगे। ये हो गया पोल भाई मेरे, ये हो गया पोल, ये हो गई फोकस दूरी, ये हो गया क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या। तो आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर आगे समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या क्या कंडीशन बनती है कि जब हम वस्तु को यहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। और मैं एक इमेज लगा दूंगा तो उसमें जो है आप सभी चीज़ों को देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर यहाँ पे बस मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन, मैं अवतल दर्पण की बात करूँ तो अगर बोले कि वस्तु को अनंत, जैसे वस्तु को अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखो अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और अब देखो फोकस पे है तो छोटा सा है बिंदु आकार का। और कभी भी ध्यान रखना अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सारे के सारे वास्तविक और उल्टे बनते हैं, केवल एक ही को छोड़ के। कौन सा वाला, ये 6 नंबर वाली स्टेप को छोड़ के, बाकी सब उल्टे बनते हैं। और वस्तु से कैसे बनते हैं, छोटे बनते हैं और उल्टे बनेंगे, ठीक, वास्तविक उल्टे और वस्तु से छोटे। अब दूसरी कंडीशन देखो, होता कुछ नहीं है, जैसे जैसे वस्तु को खसकाते जाएंगे ना, देखो पहले यहाँ थी वस्तु अनंत पे, फिर धीरे धीरे खसकाते जाओगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, ऐसा ऐसा खसकता जाएगा। बस इतना ही चीज़ होती है। देखो अब हमने क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर वहीं आगे हमने देखो अभी हमने और आगे खसकाया तो ये भी क्या होगा, खसकेगा। यानी कि वक्रता केंद्र पर रखा तो वक्रता केंद्र पे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। सिंपल सी कंडीशन। चौथी कंडीशन में अब हम और आगे खसका दे वक्रता केंद्र के, तो मैंने वही बताया, तीसरी कंडीशन बराबर आ गए थे, अब हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये और खसकेगा। यानी कि हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु रख दी तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। वस्तु से थोड़ा बड़ा बनेगा, उसके बाद में वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। पांचवी कंडीशन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पे जो रे है वो मिल ही नहीं रही, कहीं पे मिल ही नहीं रही। यानी कि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। छठवीं कंडीशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि वस्तु को जब हम
फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें। यहाँ पे वस्तु कहाँ रखी थी? फोकस पे। फोकस पे रखोगे तो अनंत पे, अनंत पे रखा था तो फोकस पे। सिंपल है। इसमें क्या करेगा? पोल, पोल और किसके बीच में रख दिया हमने? फोकस के बीच में। तो प्रतिबिंब देखो, जब हमने बनाने की कोशिश की तो ये तो अनंत पे जाने लगा, यहाँ से अनंत पे क्या मिलेंगे नहीं है तो कहीं पे भी, तो हमने बैक लेके गए, बैक लेके गए तो प्रतिबिंब बड़ा बना वस्तु से, आभासी बना, सीधा बना। तो ये वाली कंडीशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में जितनी भी कंडीशन होगी उसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। अब देखो पहली कंडीशन, वस्तु को अनंत पे रखें। देखो इसमें जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अंदर है, फोकस भी अंदर है, यानी कि इसमें रखने के लिए दो ही कंडीशन है, या तो हम पोल और अनंत के बीच में रख सकते हैं या फिर अनंत पे रख सकते हैं। तो अनंत पे रखा तो फोकस से आता हुआ प्रतीत हुआ। फिर वहीं अगर हम पोल और अनंत के बीच में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो इतनी कंडीशन है, इसको ध्यान रखना। मैंने इमेज लगा दी है, आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको ध्यान रख लेना और याद कर लेना। फिर आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जैसे कि जो कि याद रखने वाली, जैसे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है भाई। सिंपल, मैंने गोला बनाया था उसमें पहले ही बताया था कि बीच वाला वक्रता त्रिज्या है और उसकी आधी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। अब इनके उपयोग, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि अवतल दर्पण, तो उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे कि सेविंग मिरर हुआ, सेविंग मिरर जहाँ पे कोई चीज़ बड़ी चाहिए, गाड़ी का हेडलाइट हुआ, सोलर कुकर हुआ, टॉर्च है, डेंटिस्ट है, तो ये सब लोग जो है जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे वो कैसी करेंगे? अवतल दर्पण वाली। यानी कि अवतल दर्पण देखो डेंटिस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि थोड़ा सा आकार क्या चाहिए उसको? बड़ा चाहिए। उसके बाद में जैसे कि ये हुआ सेविंग मिरर, तो इसमें भी क्या है? क्षेत्र कैसा होना दिखना चाहिए? बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं उत्तल की। तो उत्तल में क्या होता है कि कोई बड़ी से बड़ी चीज़ का भी क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि गाड़ी के साइड मिरर में देखना, एक ट्रक है ना, वो आसानी से उस उत्ते से मिरर में दिख जाएगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। सिक्योरिटी मिरर हुआ, रेयर व्यू मिरर हुआ, इन सब में क्या होते हैं? उत्तल दर्पण यूज़ होते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें याद रखने की है और क्वेश्चन इससे पूछा जाता ही है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर बात करते हैं दर्पण सूत्र की। तो देखो दर्पण सूत्र की अगर बात करें तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। हम न्यूमेरिकल करेंगे तब काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ लेंगे। लेकिन देखो f यहाँ पे फोकस दूरी है, v यहाँ पे क्या है? प्रतिबिंब है, और u क्या है? वस्तु। यानी कि भाई मिरर से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है, कितनी दूरी पे जो है तुम्हारा वस्तु है। ठीक, तो वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इसके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम कभी भी प्लस और माइनस कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं, ये इसको जीरो मान लेते हैं। अगर इस तरफ कोई चीज़ है तो पॉजिटिव है और इस तरफ है तो कोई चीज़ नेगेटिव है। तो इसमें भी ऐसे ही चलता है। देखो जो चीज़ इस तरफ होगी, मतलब जो दर्पण है, दर्पण की अगर अंदर तरफ हुई या इस तरफ हुई तो प्लस में लोगे और इस तरफ हुई तो माइनस में लोगे। जैसे कि प्रतिबिंब हमेशा, जैसे कि वस्तु हमेशा कहाँ रखोगे भाई? मिरर से, मिरर के क्या है? मिरर मान लो ये है तो उसके इसी तरफ रखोगे ना, माइनस में रखेगा। इसलिए वस्तु यानी कि यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। वहीं फोकस दूरी की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि फोकस दूरी वो पूछेगा कि उत्तल दर्पण की क्या होती है? भाई उत्तल दर्पण का मतलब होता है क्या? उत्तल दर्पण मतलब ऐसा वाला, ऐसा, इसमें ये ऐसा होता है और फोकस दूरी उसकी अंदर होती है तो ये होती है पॉजिटिव। वहीं मैं बात करूँ अवतल की, तो अवतल में फोकस दूरी यहाँ पे होती है इसलिए नेगेटिव होती है। तो ये भी क्या है? याद रखने वाली चीज़ है। तो ठीक है, आज की क्लास जो है इतनी ही रखते हैं, क्योंकि क्लास अब देखो अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं और अगर मैंने यहीं बताया तो क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, फिर नहीं आएगा मज़ा पढ़ने में। तो अगली क्लास है ना, उसमें भी थ्योरी होगी और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो ठीक है, इस क्लास को इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।